नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही है कि शेख हसीना को आखिरकार अदालत ने मौत की सजा सुना दी है। यहां पर अब आपको बता दें कि शेख हसीना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि यह तो राजनीति से प्रेरित है। पहले भी उन्होंने अदालत के ऊपर भरोसा नहीं जताया था, नाइंसाफी की आशंका जताई थी शेख हसीना ने भी और उनके परिवार ने भी। तो क्या सवाल यह है कि क्या बहुत एक बड़ी साजिश के तहत वहां एक लिबरल वॉइस को दबाया जा रहा है क्या बांग्लादेश में? इस पर बात करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी बिहार की, कि बिहार में नई सरकार बनने वाली है। अगले कुछ दिनों में सरकार आ जाएगी, नई सरकार। क्या एक बात बिल्कुल साफ होती जा रही कि क्या 10वीं बार भी नीतीश कुमार, यानी कि 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं? ये तो हुई एक पक्ष की बात। उधर देखिए तो हार के बाद दरार, लड़ाई लगातार, जिस तरह की खबरें आरजेडी से और खासतौर पर लालू परिवार के अंदर से आ रही हैं, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो आत्महत्या या मौत है उसको एसआईआर से जोड़ने की बात तो आपने सुनी होगी ममता बनर्जी के द्वारा। अब ऐसी ही खबर आई है केरल से, जहां एक बीएलओ की किसी वजह से मौत हुई तो उस पर उसको एसआईआर से जोड़कर सियासत की जा रही है। बड़ी जबरदस्त सियासत। आखिर क्या परेशानी है जो हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं एसआईआर के खिलाफ? इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बांग्लादेश की अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध कथित तौर पर अपराध के लिए सुना दी मौत की सजा। शेख हसीना और उनके परिवार ने पहले ही जताई थी नाइंसाफी की आशंका। शेख हसीना ने फैसले को बताया राजनीति से प्रेरित। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 19 तारीख को विधानसभा भंग करने की सूचना दे दी। दिल्ली धमाका मामले में गिरफ्तार आमिर रशीद अली को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड में भेजा। धमाके की साजिश में आत्मघाती हमलावर उमर के साथ शामिल था आमिर रशीद। केरल में एक बीएलओ की मौत के बाद एसआईआर को बंद करने की सियासत तेज, लेकिन जिलाधिकारी ने काम के दबाव के आरोप को किया खारिज। तो आखिर कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों में एसआईआर को लेकर क्यों है इतना विरोध? और सऊदी अरब में भीषण बस हादसा। मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकरा गई, 45 भारतीयों की मौत। उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने हादसे पर जताया शोक। तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश से आई खबर की, जिसमें शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई है। हालांकि शेख हसीना और उनके परिवार ने कहा कि राजनीति से प्रेरित है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत ने मौत की सजा सुना दी। इससे पहले वहां पर जो अदालत आईसीटीबीडी यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश, उसने मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी करार दिया। लेकिन इस अदालत का नाम इंटरनेशनल है, बाकी ये बांग्लादेश की पूरी तरह से अदालत है। शेख हसीना ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि अदालत के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। और शेख हसीना के परिवार के लोगों ने भी नाइंसाफी की आशंका जताई थी। उनकी आशंका सही साबित हुई का, क्योंकि मानवता विरोधी कथित अपराधों के सबसे बड़े और विवादित केस में यह फैसला सुना दिया गया। इस बीच बांग्लादेश में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। राजधानी ढाका में पुलिस को हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने तक के आदेश दे दिए गए हैं। तो पाकिस्तान की कठपुतली जो यूनुस सरकार है, वहां के खिलाफ छात्रों का लगातार विरोध हो रहा है। जो यूनुस सरकार बांग्लादेश की जो है, उसे पाकिस्तान की कठपुतली सरकार माना जाता है। तो अदालत के फैसले से पहले बांग्लादेश के कई शहरों में प्रदर्शन और उत्पात भी हुए, क्योंकि आवामी लीग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है उसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है।
लेकिन शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के लोगों पर वहां जबरदस्त अत्याचार हो रहा है। क्या कट्टरपंथियों की बांग्लादेश से आवामी लीग को खत्म करने की साजिश और जिस तरह से वहां पर शेख हसीना की पार्टी को समाप्त किया जा रहा है, शेख हसीना ने, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कि इस सजा को बताया है कि यह राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित है। तो बांग्लादेश से ये बड़ी खबर आ रही है और बांग्लादेश से जो ये खबर है इसमें क्या कुछ अदालत ने अपने फैसले में कहा है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी से और बांग्लादेश के हालात कैसे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता नवल सिंह परमार से, जो कि वहीं राजधानी ढाका में हमारे साथ ढाका से जुड़ रहे हैं। नवल जी, ये जो फैसला आया है अदालत का, मौत की सजा सुनाई गई है, ये तो हमने बिल्कुल ये खबर हमने अपने दर्शकों को बताई भी, लेकिन जरा बताइए कि क्या कुछ अदालत ने कहा है और ये सजा सुनाने के पीछे क्या तर्क दिया है अदालत ने, क्योंकि उनके ऊपर मानवता के विरुद्ध कथित तौर पर अपराध के आरोप थे। जी, पहले तो ये बहुत ही लंबा चुकादा आज कोर्ट ने पढ़ के सुनाया और उसमें उनके खिलाफ जो चार्जेस थे, 5 अलग अलग चार्जेस थे, 3 में से 2 में उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है। उनके साथ साथ जो बांग्लादेश के तत्कालीन गृह प्रधान जो थे, गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी डेथ सेंटेंस दिया गया है। और जो पुलिस चीफ थे बांग्लादेश के, चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, हालांकि वो बाद में स्टेट विटनेस बन गए, उनको 5 साल की सजा सुनाई गई है। उनके बयानों को बेस बना के जो पुलिस चीफ थे, पूर्व पुलिस चीफ बांग्लादेश के, वो उनके टेस्टिमनी को यूज करके और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है शेख हसीना और उनके मिनिस्टर के बीच का कॉल रिकॉर्डिंग और कुछ जगह पे उनके पार्टी के लोगों के साथ उनका जो बातचीत हुई उसको आधार बना के, और जो विटनेसेस है और जो विक्टिम विटनेस जो है उनका बयान वगैरह को जोड़ के, उनके टेस्टिमनी को जोड़ के ये चुकादा जो है दिया गया है, जिसमें डेथ सेंटेंस दिया गया है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केस में। जी नवल जी, जिस तरह से कि उससे पहले वहां पर आवामी लीग के लोग आशंका जता रहे थे, शेख हसीना की भी प्रतिक्रिया आ गई है नवल जी। वो कह रही हैं कि यह बिल्कुल राजनीति से प्रेरित फैसला है। पहले भी उन्होंने कहा था कि उनको इंसाफ होने की उम्मीद नहीं है, उनके परिवार के लोगों ने भी नाइंसाफी की आशंका जताई थी। ऐसे में बांग्लादेश में आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और खास तौर पर वहां पर अब आप किस तरह से बांग्लादेश में इस फैसले के बाद प्रतिक्रिया देख रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया? देखा जाए तो आवामी लीग पार्टी जो है उसका एक बड़ा सपोर्ट बेस है बांग्लादेश में, और जिसका जो लॉयल्टी शेख हसीना और उनके परिवार के साथ है। तो एक बड़ा सपोर्ट बेस होने के नाते, जो हालांकि उनके लीडर्स और जो बड़े लीडर्स या जो एमपीज वगैरह थे वो सब अंडरग्राउंड है, कहीं देश छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनका जो छोटे कार्यकर्ता है वो ग्राउंड पे मौजूद है। तो पहले लास्ट वीक में भी आवामी लीग पार्टी ने बंद का कॉल दिया था, तो उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा था। और कल और यस्टरडे, मतलब ये गतकाल और आज के दिन के लिए भी आवामी लीग पार्टी ने जो बंद का कॉल दिया है, तो उसकी वजह से जो आवामी लीग के सपोर्टर वर्ग है वो उनको फॉलो कर रहे हैं। साथ में पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी का जो डिप्लॉयमेंट है उसको चलते कहीं ना कहीं ये आज वर्डिक्ट था, तो वर्डिक्ट को लेके कुछ अनवांटेड इंसिडेंट्स ना हो, उसको लेके। जी जी नवल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ ढाका के जो सड़क, जी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत ही कम है। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं इस खबर पर, और ज्यादा जानकारी इस पर बात करते हैं। विनोद जी, क्या एक मतलब शुरू से जो शेख हसीना कह रही हैं और जो हम देख रहे हैं कि क्या वहां पर जो यूनुस सरकार है वो पूरी तरह से कट्टरपंथ के रास्ते पर चली गई है? क्या वो पूरी तरह से पाकिस्तान की आईएसआई और वहां की कठपुतली बन गई है क्या? क्योंकि जिस तरह से एक लिबरल वॉइस आवामी लीग, उनकी आवाज, उनकी सबसे बड़ी नेता अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनको सबसे पहले वहां साजिश करके हटाया जाता है, उसके बाद उनके ऊपर तमाम आरोपों की एक लिस्ट लगाई जाती है और अब मौत की सजा सुना दी जाती है। लाल जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है।
और ये केयर टेकर गवर्नमेंट का आप एक तरह के किस साजिश का पूरे बांग्लादेश फंसा पड़ा है पिछले 1-2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि आप ये देखिए कि चुनाव करवाने के लिए जो आई सरकार थी वो सरकार का जो क्या निजाम है और उस निजाम का क्या क्या दस्तूर है वो आप ही देखिए कि आप एक ट्रिब्यूनल बना के आप उस परिवार के शेख हसीना को आप ये मौत की सजा सुना रहे हैं। ठीक उस पहले आप देखिए बंग बंधु को आपने सरेआम गोली से उसके घर में छलनी कर दिया था। ये बांग्लादेश के लोगों ने नहीं भूला है, साथ साथ ये पूरे दुनिया के लोगों ने इस चरित्र को नहीं अभी तक भूला होगा। तो ये तो आपका चरित्र है। दूसरा, क्या ये याद करने की चीज नहीं है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जब पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा थंपिंग मेजोरिटी से जब चुनाव जीत के आए थे जी, उन्हें भी ऐसे ही मानवता के खिलाफ करके जियाउल हक ने फांसी पे लटका दिया था। तो ये क्या मॉडल है भाई, क्या पॉलिटिक्स है कि इस पॉलिटिक्स को आप देखिए कि जहां जहां भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी का जहां भी लगा है कि उसको जनता के बीच में उसकी अपनी पकड़ है या वो आने वाले जो भी कट्टरपंथी हैं उसके लिए वो बाधा बन सकता है, तो आप उसको एक लिबरल वॉइस को फिनिश कर देते हैं। जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ वही कॉन्स्पिरेसी इस ट्रिब्यूनल का है जो शेख हसीना के सामने में आया है। अब सवाल ये है कि शेख हसीना पूरे बांग्लादेश को जिस एपेक्स पे पहुंचाई थी, इकोनॉमिकली लीजिए, सोशलिटी ले लीजिए, उन सारे चीजों को आप उसके बाद पिछले 1.5 साल से वो गृह युद्ध में फंसा हुआ बांग्लादेश जी, जो इतने माइनॉरिटी पे अत्याचार हुए हैं, उसके बाद में हजारों घर जलाए गए हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। क्या इसकी जिम्मेदारी ये केयर टेकर गवर्नमेंट लेगी? क्या इसकी सजा के लिए कोई ट्रिब्यूनल बनेगी? तो आप अगर इस तरह की बात करते हैं कि जो आप एक कॉन्स्पिरेसी का कुप था जिसका नाम सो कॉल्ड छात्र आंदोलन रखा गया था, वो पूरा का पूरा वो एक्सपोज हुआ कि वो जमाते इस्लामी के प्रायोजित ये पूरा का अभियान था। उस जमाते इस्लामी के प्रायोजित उस स्पॉन्सर्ड वो स्टूडेंट यूनियन का और वो स्ट्राइक का उस प्रोटेस्ट को आपने ऐसे शर्मनाक पहुंचाया है कि अभी आप देखिए कि कल से जगह अवामी लीग के जो लोग सड़क पे उतरे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता है, जैसे परमार साहब बता रहे थे, 14 लोगों की मौत हुई है पुलिस के फायरिंग में, 14 लोगों की मौत हुई है जो मीडिया की खबर है। आप गोली बरसा रहे हैं कि हम शांति कायम कर रहे हैं। तो शेख हसीना उस समय में क्या कर रही थी जो 15-20 दिन तक वो इंतजार करती रही कि स्टूडेंट का ये आंदोलन कम होगा। तो आप उस चुनौती को जानते हैं, आप केयर टेकर गवर्नमेंट है, नोबेल पीस प्राइज मिला है इस मोहम्मद यूनुस को। ये नोबेल पीस भी इस बात को लिए आज शर्म करता होगा बिल्कुल कि आप एक आदमी को आप देखिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका मकसद था कि सिर्फ उसको चुनाव करवाना था, उसके सामने में ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि 6 महीने में अंदर में बांग्लादेश को एक नई सरकार के गठन की बात करनी है। और ये मोहम्मद यूनुस आप एक आईएसआई का एक गठजोड़ बना के पाकिस्तान के साथ मिलके कैसे उसकी कठपुतली बनी हुई है कि पूरे साउथ एशिया को वो एक डील करने में लगा हुआ है। पूरे साउथ एशिया में अगर आज शेख हसीना जब तक जिंदा है तब तक आप ये मानिए कि उसको हमेशा इस बात को लेके बांग्लादेश में इस बात को लेके पूरे एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको लग रहा है कि आज न कल शेख हसीना की वापसी होगी जी। और इसकी शुरुआत वहां अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने कर दिया है। तो शायद मुझे लगता है कि बांग्लादेश के इतिहास में जब से उसका राज्य बना है, इस देश बना है, सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने में है कि वो एक एग्जिस्टेंस, एक देश के एग्जिस्टेंस के लेके वहां के लोग किस तरह के रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमें अभी इंतजार है, हमें देखना है। बिल्कुल बिल्कुल ये देखना है। लेकिन नवल जी, क्या कुछ हमारे संवाददाता नवल जी भी जुड़े हुए हैं। नवल जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है अलग अलग जगहों से? क्योंकि वहां पर जो शेख हसीना की प्रतिक्रिया है वो तो हमने दिखाई, सुनाई, बताई, लेकिन जरा ये बताइए कि बाकी बांग्लादेश के बाकी लोगों की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, जो अवामी लीग पार्टी है बांग्लादेश में अभी बैन है, तो कोई भी आदमी खुल के बोलने के लिए बाहर नहीं आएगा कि मैं अवामी लीग का सपोर्टर हूं, मैं शेख हसीना का सपोर्टर हूं। इसलिए जो भी लोगों की प्रतिक्रिया होगी वो अपने ग्रुप तक, अपने जो इनर सर्कल है उस तक लिमिटेड होगी। या तो जब बड़े लेवल पे कोई प्रदर्शन होगा या
बंद का ऐलान होगा तो उसमें लोग सहयोग करेंगे, लेकिन कोई खुल के शेख हसीना के पक्ष में या अवामी लीग के पक्ष में बात करने के लिए सामने आने की जो है हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पुलिस का या तो अवामी लीगर्स के सपोर्टर और अवामी लीग के एक्टिविस्ट होने के नाम पे अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि बैन ऑर्गेनाइजेशन। तो पब्लिक जो रिएक्शन है वो लेना मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन उनका सपोर्ट बेस है बांग्लादेश में, और कहीं ना कहीं जो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है और नाजुक दौर है, अभी कुछ महीनों बाद इलेक्शन यहाँ पे होने की संभावना है, जैसा डॉक्टर यूनुस ने बताया है। लेकिन जो अभी मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के अलावा जो है यहाँ पे जमाते इस्लामी हो या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो, उनमें भी काफी खींचातानी है, उनके ओर से भी इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर काफी आरोप लगे हुए पार्टीशन उनका बिहेवियर होने का। और जो स्टूडेंट पार्टी, जो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बाद स्टूडेंट ने जो पार्टी बनाया नेशनल सिटीजन पार्टी, वो पार्टी का भी क्रेडिबिलिटी काफी डाउन हो गया है। अभी उनके कॉल पे लोग रास्ते पे आए ऐसी गुंजाइश बहुत कम है। तो ऐसे ये सब देखते हुए अभी जो ये वर्डिक्ट आया है उसका बहुत मेजर पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होगा। आने वाले समय में अवामी लीग की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है, वो लोग खुल के रास्ते पे आते हैं या अभी वेट करते हैं। सपोर्टर है लेकिन रास्ते पे अभी तक नहीं है। आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन और खराब होगा, क्योंकि एक्शन के खिलाफ पुलिस की ओर से और यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से रिएक्शन आएगा। तो उससे कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश में जो यहाँ के लोगों की तासीर है वो काफी जल्दी वो भड़क जाते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है बांग्लादेश में वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते कि जो जैसे जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या पुलिस फोर्स हो, वो उनका कहीं ना कहीं पार्टीशन बिहेवियर रहता है। जो भी गवर्नमेंट पावर, जाहिर है कि कई बार वहां पर जो है सेना ने भी अपने हाथ में शासन लिया था इसके पहले, और लोकतंत्र वहां पर खत्म हुआ था, और अभी भी जाहिर सी बात है चुनी हुई सरकार तो है नहीं यूनुस की। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका नवल जी जुड़ने के लिए, और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आप बने रहिएगा अभी, क्योंकि आगे चलकर हम खास चर्चा आज करने वाले हैं कि बिहार में क्या चल रहा है दोनों खेमे में, क्योंकि एक तरफ 10वीं बार नीतीश कुमार और दूसरी तरफ हार के बाद जबरदस्त दरार। इस पर करेंगे चर्चा ब्रेक के बाद। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब जैसा कि पहले हमने बताया था कि बारी आ गई है खास चर्चा की, और खास चर्चा आज करेंगे कि बिहार में दोनों खेमे में यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे में क्या कुछ चल रहा है। नई सरकार कुछ दिनों में बिहार को मिल सकती है, तो 10वीं बार क्या नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री? और दूसरी तरफ उधर हार के बाद जबरदस्त दरार, लगातार लड़ाई, लगातार एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर आसीन होने जा रहे हैं। ये लगभग अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। राजनीतिक इतिहास में उनके 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना भी राजनीति में एक रिकॉर्ड ही बन रहा है, क्योंकि एनडीए की बम्पर जीत के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दिया। नई सरकार के गठन के साथ ही यह माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद का शपथ शायद 20 नवंबर को ले लेंगे। बिहार में बम्पर पोलिंग के बाद मिले परिणामों में एनडीए गठबंधन को 202 सीटें मिली हैं, जबरदस्त बहुमत, जबकि महागठबंधन अपने नाम सिर्फ 34 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सका। बीजेपी ने 89 सीट जीतकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव हासिल किया। नई सरकार की रूपरेखा को लेकर बिहार में बैठकों का दौर इस बीच जारी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तारकेश्वर प्रसाद का दावा है कि मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। मीडिया की खबर माने
तो बीजेपी की तरफ से पहले की तरह ही 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और 20 नवंबर को नई सरकार शपथ ले सकती है। आयोजन को लेकर गांधी मैदान में इस बीच भव्य तैयारी की जा रही है, तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ की बात कीजिए, महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जो उधर गठबंधन में है वो आरजेडी है। उसमें लेकिन करारी हार के बाद परिवार में ही दरार अब सार्वजनिक हो रहा है। हार की समीक्षा परिवार में शुरू हुई तो लालू यादव परिवार में कलह सार्वजनिक चर्चा में आ गई, क्योंकि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा बताकर बिहार के लोगों को भावुक कर दिया और पार्टी में हार पर सवाल उठाने की जिम्मेदारी फिक्स करने की मांग रोहिणी ने अपने माता पिता के सामने उठाई और उनका आरोप है कि इस बात पर उन्हें चप्पल तक दिखाया गया, घर छोड़ने को कहा गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। तो बीजेपी ने इस पर कहा कि बिहार की जनता ने आरजेडी को हराकर जंगल राज फिर बनने से बचा लिया। ये लोग अगर सत्ता में आते तो बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। उधर रोहिणी ने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मुझे अपने घर में अनाथ बना दिया। रोहिणी आचार्य ने सीधे संजय यादव और रमीज पर आरोप लगाए हैं कि उन लोगों ने उनको घर से बाहर कर दिया। मीडिया में अक्सर संजय यादव और रमीज नेमत खान पर तेजस्वी को पूरा कंट्रोल करने का आरोप लगता रहा है। संजय यादव के परामर्श के बिना तेजस्वी कुछ भी नहीं कर सकते, तो रमीज तेजस्वी के शैडो बनकर उनके साथ रात दिन मौजूद होता है। रमीज पर उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल रमीज जमानत पर बाहर भी है। रमीज के परिवार पर भी आपराधिक छवि होने की चर्चा मीडिया में आई है, यह आम है, लेकिन यह शख्स तेजस्वी यादव के कैंपेनिंग टीम को लीड कर रहा था। पॉलिटिक्स फैमिली बिजनेस है, यह सुना था, लेकिन यह देखने को मिलता है कि सत्ता तक ही परिवार की एकता रहती है। हार के बाद परिवार और पार्टी पर कब्जा लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी देखा है और महाराष्ट्र को भी मत भूलिए, एनसीपी को। इन सब के बीच जेडीयू के नेता विजय चौधरी का कहना है कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग कर दी जाएगी। आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। और बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि विधायक दल की बैठक होगी जिसमें केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल होगा। कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में विधायक दल की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में अपने नेता का चयन करेगी। उसमें केंद्र से भी हमारे ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद जो है फिर एनडीए और फिर सरकार गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो बिहार में एक तरफ सरकार बनाने की जबरदस्त तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन जो है उसमें परिवार का कलह सामने आ रहा है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं मनीष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, मनीष जी, दुष्यंत जी। और मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता भी जुड़ गए अपडेट देने के लिए और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मधुरेश के पास चलते हैं। मधुरेश, क्या कुछ आज का डेवलपमेंट है? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी राज्यपाल महोदय से, और अब इसमें आगे क्या कुछ होना है? क्या 20 तारीख जो कही जा रही है अलग अलग सोर्सेज से वो फाइनल लग रही है क्या नई सरकार के शपथ ग्रहण की?
हाँ देखिए, आज सुबह 11:15 से 11:30 के बीच में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की गई और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार अपने आवास से निकले और सीधे राजभवन गए और वहां डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात की और 19 तारीख को विधानसभा भंग करने की जानकारी उनको दी। इसके बाद वहां से वो सीएम हाउस वापस आ गए। दूसरी तरफ आज कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक है और इसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक हुई। दूसरी तरफ एक जो तैयारी है शपथ ग्रहण की, वो जोर शोर से शुरू हो गई है। पटना के डीएम ने निर्देश दिया है कि गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाए और बंद कर दिया गया है। वहां पे शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है, पंडाल वगैरह का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि एनडीए शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही जो स्टार प्रचारक थे, जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में कैंपेन में लगे हुए थे, उनको भी बीजेपी निमंत्रण पत्र देकर के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने वाली है। इसके अलावा समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो चिंतक विचारक लोग हैं, उनको भी इस शपथ ग्रहण समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित एनडीए की तरफ से किया जाएगा। जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में कई और मंत्री भी उसी दिन शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से कि एनडीए सरकार गठन कर रही है, उसमें कई चीजें तो बिल्कुल साफ हो गई हैं। चाहे आप तारीख की बात कह रहे हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री पद को लेकर नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं, या बीजेपी की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री की भी बात हो रही है। मैं आपके पास लौटता हूँ विनोद जी। एक तरफ ये तैयारी और दूसरी तरफ हार पड़ रही है भारी बिहार में। ये सब जो एक अपेक्षित जो लग रहा था उसी लाइन पर आपको लग रहा है, या फिर बिहार से आ रही कुछ खबरें आपको चौंका भी रही हैं? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना, बीजेपी की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री होना, उधर आरजेडी में परिवार में लड़ाई, ये सब पहले से आपको लगता था कि ऐसा ही होने वाला है ये सब? लाल जी, अब परिवार का में दरार का तो चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन ये सरकार का गठन जो है उसको लेके जो बिहार में हलचल है, वो शायद मतदाताओं में और वहाँ के जो लोगों में है, वो एक बड़ी खबर उनके सामने में है। क्योंकि बड़ी खबर ये है कि काफ़ी देर से ये अटकलें हो रही थी कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। ये भी बात लगभग बीजेपी के ही बड़े नेता हैं, तारकेश्वर प्रसाद हो या और भी नेता हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कल जो विधायक दल की मीटिंग होगी, बीजेपी विधायक दल के मीटिंग में, और इसके बाद एनडीए की विधायक दल की मीटिंग होगी, तो उसमें नेता जो है वो चुना जाएगा, नीतीश कुमार को ही नेता चुना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए आपने लिखा है कि फिर नीतीश कुमार। तो अब रही बात है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेके, तो ये चर्चा स्वाभाविक है। हर पॉलिटिकल पार्टी और मीडिया में इस बात की तो जिज्ञासा होती है, कौन मंत्री बन रहे हैं, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, कौन ये बन रहे हैं। ये भी बात तय है कि इसमें कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए और इस सब चीज़ों को लेके कोई विवाद नहीं है। जैसे चिराग पासवान भी मीडिया से ये बात कहा है कि हमारा कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का या किसी तरह की कोई मांग नहीं रही है। अब किसके कोटे में कितना आएगा और क्या आएगा, ये तो उनका अपना कोऑर्डिनेशन तय करेगा। कुछ फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है कि 6 पर 1, 6 विधायकों पर 1 मंत्री, कुछ ऐसी खबरें आई हैं। कोई फार्मूला ये नहीं होता। इतना प्रचंड बहुमत अगर आपको जनता ने दी है और इतना बड़ा आपको ये मिला, जनादेश मिला है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई पार्टी और किसी तरह के अपने शर्त और इन चीजों को ले एक सिंक है। एक एनडीए गठबंधन तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शन के कैंपेनिंग से लेके, प्रचार से लेके और पूरा रिजल्ट तक में आपने नहीं देखा कि इलेक्शन कहीं भी किसी भी एनडीए के घटक दलों में 5 पांडवों में किसी तरह का मतभेद रहा हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों के लिए कि कुछ लोग कोई सार्वजनिक बात आएगी और किसी तरह की बात होगी। जी रही बात कोऑर्डिनेशन जब अच्छा है तो, और सवाल है कि जिम्मेदारी जब इसमें दी जा रही है, तो ये गाहे बगाहे परफॉर्मेंस तो जरूर देखा जाएगा। ये परफॉर्मेंस होता है कि अब इतने साल के शासन में जो मंत्री रहे, उनका परफॉर्मेंस को लेके लोगों का क्या फीडबैक रहा है, लोग किस तरह से उसको रिएक्ट किया जाए। मुझे लगता है इस हालत में कुछ तब्दीली और कुछ नए चेहरे सामने में आ सकते हैं, जो स्वाभाविक है। और नीतीश कुमार इस बात को जरूर चाहेंगे कि उनके ये जो सुशासन का ये रहा है, उस सुशासन के जिम्मेदार लोग भी उनके सुशासन के उस भूमिका में हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये तब्दीली हम लोगों को देखने मिल सकती है। उसमें कुछ नए लोग भी हो सकते हैं। महिलाओं की भूमिका एक प्रचंड बहुमत दिलाने में है, तो कुछ मंत्री जो है महिलाओं से हो सकती है। ये सब चीज तो आप अपने अनुभव से भी अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात कि जब आप इस बात को कह रहे हैं
तो ये बात बिहार में देखनी चाहिए जी कि बिहार में जब ये बात कही जाती है कि बिहार को जानना इतना आसान नहीं है। आप जब कभी भी बिहार जाएंगे आपको एक नई चीजें वहां पे समझ में आएगी। तो ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बिहार को जो शॉर्टकट में यात्रा करके जानने की कोशिश किए थे या मछली के पकड़ने के लिए नाव से तालाब में कूद गए थे, वो शायद बिहार को कितना जान पाए हैं, ये बात तो लोगों की चर्चा में जरूर है। लाल जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जाऊं दुष्यंत नागर जी के पास भी और मनीष जी के पास भी, लेकिन उससे पहले जरा कुछ और प्रतिक्रिया दिखा लेते हैं ताकि उन पर और ज्यादा उन लोगों से एक समेकित प्रतिक्रिया ले पाए। पूर्व कांग्रेस नेता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी, मोहम्मद शकील। उनका कहना है कि यदि 65 लाख लोगों को विरोध था तो सबको प्रदर्शन करना चाहिए था, अगर आपको लगता है कि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया था। सुनिए जरा उनको। अगर 65 लाख लोगों का वोट कटा और वो गलत कटा, तो उन 65 लाख लोगों में से 65 लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, 5000 लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था। कहीं बिहार में हम लोगों को ये नजर नहीं आया कि एक जमात प्रोटेस्ट कर रहा है चुनाव के पहले कि हमारा वोट काट दिया गया है और हम वोटर अभी जिंदा हैं, हम वोटर अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा नाम काट दिया गया है। और अगर वो इनोसेंट थे, उनको नहीं जानकारी थी, तो जो पॉलिटिकल पार्टी थी, हमारी पार्टी जो पुरानी पार्टी हमारी कांग्रेस है, या जो गठबंधन की और पार्टियां थी, लेफ्ट पार्टी थे, सीपीआई, सीपीएम, माले, वो सहनी जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस के नेता, ये लोगों को जमा करके एक जगह प्रोटेस्ट करवाते कि देखिए ये जिंदा लोग हैं, ये अवेलेबल हैं, लेकिन इनका काट दिया गया है नाम। ये हमको कहीं बिहार में नजर नहीं आया। इसलिए नाम जिन लोगों का काटने के मामले में हमारा ये संदेह है कि अगर काटा गया ऐसे लोगों का नाम, वो इनोसेंट थे, उनको नहीं पता चल सका, तो प्रोटेस्ट होना चाहिए था। अगर उनको नहीं जानकारी थी तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करते जिन्होंने यात्रा निकाली थी, लेकिन वो नजर नहीं आया। काफी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रहे हैं, कुछ ही दिन पहले पार्टी छोड़ी है और पूर्व केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका कद है। बात जो वो कह रहे हैं, बात काफी दमदार है। खैर, दुष्यंत नागर जी और मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले दुष्यंत नागर जी के पास ही चलता हूं। दुष्यंत जी, ये बताइए कि नई सरकार बन रही है और एक बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री ये आईना दिखा रहे हैं कि बढ़िया से लोकतंत्र को नमन कीजिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन का जो आदेश आया है उसको बिल्कुल जो है स्वीकार कीजिए। लेकिन कहां कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर के कई लोगों की प्रतिक्रिया आई तो कहते हैं कि हमें तो पहले से पता था बिहार का नतीजा ऐसा ही आएगा। चलिए, यहां तक तो ठीक है कि लगता होगा कि ऐसा नतीजा आएगा, लेकिन कहते हैं हमें पहले से पता था कि निष्पक्ष नहीं होगा। बताइए, आप तो कम से कम, मुझे लगता है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपने पूरे बिहार चुनाव को देखा होगा, आप तो ये समझ रहे हैं ना कि जनादेश जो है वो जनादेश होता है और उसका सम्मान होना चाहिए। देखिए लाल जी, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भी और मैं कांग्रेस का समर्थक, नैतिक और सैद्धांतिक समर्थक होने के नाते भी बड़ी गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूं कि चारण और भाट, चाहे मुगल रहे हों चाहे अंग्रेज रहे हों, भारत के बहुत से ऐसे लोग थे जो उनकी स्तुति में गुणगान करते थे। शकील अहमद ये भूल गए कि 11 लोगों ने जिनको मृतक बताया गया एसआईआर में, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उपस्थिति जाके दर्ज कराई, वो वहां पे उपस्थित हुए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता। दूसरा, ये कह रहे हैं कि भाई लोग धरना प्रदर्शन करने क्यों नहीं आए। राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली थी, यात्रा वोट अधिकार यात्रा, उसमें लाखों लोग सम्मिलित थे। तो ये कैसे कह सकते हैं भाई, आप तभी मानोगे जब कोई सड़क पे उतर के तोड़ फोड़ करे, हिंसा करे, आगजनी करे, उसी को प्रदर्शन मानोगे। तो चुनाव गांधी के तरीके से क्लेम किए गए किसको धरना कहा? प्रदर्शन को आप प्रदर्शन नहीं मानोगे। दुष्यंत सर, तो ये शकील जैसे लोग, ये चारण और भाट ने हैं, जीरो क्लेम जो कहा था वो क्या था? में गान करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मैं समझता हूं कि आपके जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए कि जो एक टिकट के लिए अपनी निष्ठा बदल देते हैं। दूसरी बात मैं बिहार चुनाव की कहना चाहूंगा। देखिए, बिहार चुनाव में एक परिणाम आया है,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपार बहुमत की प्राप्ति हुई है। विपक्ष अपने किन कारणों से पराजय हुई उसकी समीक्षा कर रहा है। अगर हम प्रथम दृष्टा में देखें तो जो मत है, मतों की संख्या देखें तो उसमें कोई भारी अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हम इसे नहीं कह सकते जी, क्योंकि एनडीए के जितनी वोटें मिली हैं उतनी इंडिया अलायंस को भी लगभग वोटें मिली हैं। अब क्यों हार गए भारी मात्रा में वोट मिलने के बाद भी, वो समीक्षा का विषय है, गहन शोध का विषय है। जिला स्तर पर उसकी समीक्षा होगी, विधानसभा स्तर पर उसकी समीक्षाएं होंगी, वो रिपोर्ट्स स्टेट की जो लीडरशिप है उसको आएंगी, फिर गठबंधन के दल बैठेंगे और उस पर साझा रूप से एक व्यक्तित्व आएगा। जो कमियां संगठन की होगी उनको सुधारा जाएगा, चुनाव मैनेजमेंट में कहीं कमी हुई है उसको सुधारा जाएगा, बिल्कुल बूथ पे कोई कमी रही है उसको सुधारा जाएगा, एसआईआर में अगर कोई नाइंसाफी की गई है उसको लेके न्यायालय के समक्ष जाया जाएगा। जरूरत पड़ेगी, शकील जी जैसा कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से उसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन आगे चल करके मैं आपसे पूछूंगा, ये सब तो करना ही चाहिए, लेकिन परिवार के अंदर जब इस तरह की कुछ हो जाती है, जैसी खबरें आ रही, मैं आऊंगा उस पर और मैं पूछूंगा कि कांग्रेस खाली बाहर रहकर देखती रहेगी। जरा भाई, अगर कुछ इस तरह का हो गया परिवार में तो आपकी भी सहयोगी के तौर पर कुछ तो भूमिका बनती है। मैं आता हूं जरा मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पहले मनीष जी, मैं आता हूं, उस पहलू पर आऊंगा दूसरे सवाल में। एनसीपी का परिवार इन्होंने तोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो परिवार तक रहता ना, परिवार के अंदर तक रहता तो हम बात ही नहीं करते। जिस तरह बाहर आया है सबने देखा। ठीक है मनीष जी, जरा बताइए, क्या सब कुछ एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पर ही होगा, या जैसा हम और विनोद जी बात कर रहे थे कि कुछ चौंकाने वाले नाम भी सरकार में हो सकते हैं? क्योंकि भाई बात तो ये कही जा रही है कि फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, फिर से बीजेपी की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री, तो लगभग तो स्वरूप वही हुआ। जरा कुछ खुलासा कीजिए, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए नया क्या होगा, और क्या जिन महिलाओं ने बहुत बम्पर सपोर्ट किया एनडीए को, जो जीत का एक बड़ा फैक्टर बना, उनका प्रतिनिधित्व सरकार में बढ़ेगा क्या? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि पूरे चुनावी घटनाक्रम में शुरुआती दौर से अगर आप देखें तो महागठबंधन को खेलने के लिए कोई भी पिच, कोई भी साइड था ही नहीं। हर जगह खेल तो हम रहे थे। अब वो सारे मुद्दे जो ये उठा रहे थे वो हमारे फेवर में ही जा रहे थे, चाहे वह ये अपराध का हो, वोट चोरी का हो, या कोई भी ऐसा विषय जो यह उठा रहे थे ये के गले के नीचे उतर नहीं रही थी, और वह कहीं न कहीं प्रचार तो हमारा ही कर रहे थे। तो इसीलिए पूरी तरीके से पूरे चुनाव, ये पिछला जो 4 महीना गुजरा है एसआईआर की प्रक्रिया और उसके पहले और उसके बाद से लेकर, आपने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी शुरुआती दौर में दरभंगा आए थे और वो कार्यक्रम जहां तय था वहां गए ही नहीं, इसलिए कि वहां भीड़ नहीं जुटी थी। बेगूसराय आए थे और तुरंत भाग गए, इसीलिए कि नुक्कड़ सभा वाली स्थिति उनकी हो गई थी, वो रुक भी नहीं पाए ठीक से और निकल गए। तो कांग्रेस की जो बुरी स्थिति रही, और बाद में एसआईआर का जो विषय इन लोगों ने उठाया, उस बिहार में जहां बूथ लूट लिए जाते थे वहां पर वोट चोरी का बहाना बनाकर बिहार की जनता के गले के नीचे नहीं उतरी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुरू से हम इनकी पीठ पर हम खुद खेलते रहे, ये बेचारे, इनको खेलने का मौका ही नहीं मिला। और जब चुनाव नजदीक आया, घोषणा हो गई, तो आपस में इतनी नूरा कुश्ती शुरू हो गई इन लोगों की कि तब भी ये उस स्थिति से गुजरते रहे। लेकिन उस वाले मुद्दे पर आऊंगा। मैं तो कहता हूं कि बिहार की जनता ने जिस तरह बम्पर आपको दिया है जनादेश, अब तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है मनीष जी। मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा था ये बात कि ये अभी भी मुद्दे की बात नहीं कर रहे, अभी भी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि जनता ने बिहार की इनको रिजेक्ट कर दिया है। ये अभी भी बहानाबाजी कर, मैंने इसलिए यह विषय कहा, मैंने कोई पुरानी कहानी सुनाने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये चुनौतियां हैं। इस प्रकार का मैंडेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन को मिलता है तो वो निश्चित रूप से चुनौती है। और देखिए, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने भी भाजपा दफ्तर से, केंद्रीय कार्यालय से उनका जो संबोधन हुआ, तो उन्होंने भी कहा, देखिए एक बात मैं पूरे पैनल में, मैं बहुत कम समय में विषय को रख दूंगा। देखिए, बिहार में सच्चाई यह है कि डबल इंजन की सरकार तो 7 वर्षों से रही। 14 के बाद 17 में नीतीश जी हम लोगों के साथ आए, और मात्र 2 साल हम लोगों को मिला डबल इंजन की सरकार को डेवलपमेंट का, और उसके बाद ये 5 वर्ष जो 24 तक रहा, 19 से 24 तक,
इसमें हमने बहुत सारे काम किए और ठीक है। अब जो बचे अब हुए थोड़ा काम इस हैं, इंजन को जिसका- और ज्यादा जिसकी दौड़ा ओर दीजिए इशारा मनीष जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा। हाँ मनीष जी, अब इस इंजन को थोड़ा और लाल जी, तेज मैं दौड़ा इनसे ये दीजिए, पूछना उद्योग धंधे चाहता हूं वगैरह कि का अगर विकास आपकी ऐसा सरकार कीजिए। ने- ठीक है, आ रहा हूं दुष्यंत जी, आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं जरा। लेकिन उससे पहले जरा सुना देता हूं कि लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य, वही बेटी जिन्होंने अपना किडनी अपने पिताजी को दान दिया था, जिस पर लालू प्रसाद जी आज जीवित हैं, उन्होंने अपने परिवार के प्रति क्या रोष व्यक्त किया है, सुनिए जरा। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। एक बेटी का दुख और उनकी आवाज, और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिनको पहले ही निकाल दिया गया था, उन्होंने अपनी बहन रोहिणी आचार्य का समर्थन किया और कहा कि दोषियों पर सुदर्शन चलेगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है। वहीं पूरे मामले पर जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि यह परिवारवाद का विभत्स रूप है। परिवारवाद की राजनीति का यही विभत्स स्वरूप रहा है। रोहिणी केवल लालू जी की बेटी नहीं है, वह राजद परिवार की बेटी और बिहार की बेटी है। कन्यादान हम लोगों ने किया है और उस कन्या के आंख से अगर पीड़ा झलक रही हो और अब तक वो आंसू सूख नहीं रहे हो, लालू जी राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो? वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। यह तो इतना गंभीर मामला है कि एक हिस्ट्री सीटर को कैसे लोग राजनीति में शरण दिए हुए हैं। लौटते हैं अपनी डिस्कशन पर, अपनी चर्चा पर। विनोद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं रोहिणी आचार्य, देखिए चाहे आरजेडी की हैं, लालू जी की बेटी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी जिन्होंने भी उनको जाना, सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। खास तौर पर जिस तरह उन्होंने लालू जी को किडनी दी, और गिरिराज सिंह का मुझे बयान याद है, जबकि बीजेपी में गिरिराज सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। गिरिराज जी अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने रोहिणी की बहुत तारीफ की थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है विनोद जी जो दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। लाल जी, अभी जो आप नीरज जी का सुन रहे थे, ये कमोबेश बिहार के हर लोगों का, आम और खास सबकी यही प्रतिक्रिया है। सवाल ये है कि जी बीजेपी ने जो अभी एक प्रतिक्रिया दी है कि ये जंगल राज से आपने बिहार को बचाया है, मतदाताओं को कम से कम ये एक तरह से ये उनका फैसला है, वो कैसे जंगल राज से बचाया है, ये बात बीजेपी का अपना रिएक्शन हो सकता है। लेकिन आप सवाल देखिए कि जो बात वो पूछ रहे हैं, कौन है ये रमीज? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आने वाला वो व्यक्ति, संजय यादव की तरह ये भी बाहरी हुआ। और हाँ, और वो देखिए कि जो पिछले साल में तिहाड़ जेल से वापस आया है, उस पर मर्डर चार्ज है, उसके ससुर जो है उस पर अभी मर्डर चार्ज है, कई तरह के उस पर आरोप है, वो अभी जेल में है, सपा के कार्यकर्ता ये नेता रहे हैं। ऐसे परिवार के और ऐसे लोगों को आप अपने घर में 24 घंटे, और वो एक तरह से तेजस्वी यादव का आप ये समझिए कि इमेज बिल्डिंग, उनके सारे मीडिया प्रबंधन वो देख रहा था। जी, ये कितनी शर्मनाक है
कि क्या अगर इमेज खुदा बना न खास्ते अगर आप अब सरकार में आएंगे तो क्या इन्हीं लोगों से आप बिहार चलाएंगे? बिल्कुल। अब सवाल ये है कि रोहिणी यादव का एक हक बनता है जी। वो एक सिर्फ बहन नहीं है, उस परिवार में लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए उसका अपना कंट्रीब्यूशन भी है। ठीक है। वो अच्छे परिवार से आती है। अब अगर ये सारी बहन आपको चुनाव जिताने के लिए पहुंची थी, आपको सत्ता दिलाने के लिए पहुंची थी जी, तो उसका एक हक बनता था कि आपको इस जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए बोलती थी कि कौन है ये संजय यादव, तुम हरियाणा से उठ के और तुमको एक नकली पपेट बना दिया है, तुम कठपुतली पे खेल रहे हो। तो ये सवाल जब पूछा तब आप उसे चप्पल से मारेंगे, आप उसको गाली देंगे, ये अशोभनीय है। और ये बात तय सीधे सीधे है कि बिहार के लोगों ने अपनी सद्बुद्धि दिखाई कि एक तरह से इस जंगल राज से बचा। बिल्कुल। मधुरेश, क्या चर्चा है इस घटना पर आम लोगों में, क्योंकि आम लोगों में भी इस बात को लेकर रोष है। आ रहा हूं दुष्यंत जी, आ रहा हूं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मधुरेश। हाँ देखिए, बेसिकली एक तो महागठबंधन ने प्रचंड हार अभी झेली है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के घर की जो कलह है वो सड़क पर आ गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव आज निश्चित रूप से अपनी हार को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव को राजनीतिक हार से पहले अपने घर में हुए कलह, अपने घर में हुई लड़ाई को लेकर के समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरा मौका है जब किसी महिला को उनके घर से इस तरीके से मारपीट करके निकाला गया है। इससे पहले ऐश्वर्या राय जो कि तेज प्रताप यादव की पत्नी थी, उनके साथ में जी बिल्कुल उनके साथ में भी ऐसी घटना हुई थी, और वो जिस तरीके से रोते हुए अपने राबड़ी आवास से बाहर निकली थी, वो वीडियो आज भी सबकी यादों में ताजा है और उन्होंने भी इस तरह के ही आरोप लगाए थे। देखिए सर, यहाँ चर्चा दो नामों की हो रही। संजय यादव जी के विषय में आपको मैं व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूं, बहुत ही सुलझे हुए, राजनीतिक रूप से जागरूक, दलित पिछड़ों के हितैषी व्यक्ति हैं। मैं 7 वर्ष से उनको जानता हूं। रिजवान के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं रमीज के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं संजय यादव के साथ खड़ा हूं, उनके समर्थन में खड़ा हूं। वो एक योग्य और काबिल व्यक्ति। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी को नेता आपने चुना, उसमें रोहिणी आचार्य जी का भी योगदान था। रोहिणी आचार्य जी के मैं साथ हूं बेटी होने के नाते, लेकिन रोहिणी आचार्य जी को उन्होंने टिकट दिया लोकसभा का, परिस्थितियां बस वो पराजित हो गई। उनको धैर्य रखना चाहिए था। फिर लोकसभा का चुनाव आएगा, पार्टी आपको फिर टिकट देगी, एमएलसी भी बना सकती है, बहुत सारी पार्टी में जिम्मेवारी है। जब एक कठिन समय आया, आपको क्या लगता है रोहिणी कुछ टिकट वगैरह के लिए ऐसा कर रही है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। वही मैं कह रहा हूँ, ये ठीक नहीं, ये सही अच्छी बात नहीं है, और बिहार की बेटी है, अच्छी बात नहीं है। रोहिणी आचार्य अनर्गल बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। रोहिणी आचार्य को बिहार के लोग किस नहीं, आप अनर्गल बात कर रहे हैं, जानते हैं मनीष जी। अनर्गल आप बात कर रहे हैं, नहीं गलत बात, मनीष जी गलत बात है। आप लोग भी बिहार की बेटी है रोहिणी आचार्य, आप लोग आपकी तरफ से गिरिराज सिंह तक ने बहुत ही तारीफ की थी रोहिणी आचार्य की। मनीष जब दुष्यंत नागर जी यहाँ बैठ के संजय यादव का डायरेक्ट पक्ष ले रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर यहाँ रोहिणी आचार्य की बात का विषय कहाँ से आ जाता है? आपने पासवान जी की पार्टी को तोड़ा। चाहता हूँ, अरे आपने जो हक संजय यादव अभी उन्होंने क्या किया है जी? अभी तो उन्होंने नहीं किया, अभी तो जो भी परिवार का अपना संकट है। हाँ बोलिए मनीष जी, बोलिए। मैं कह रहा था कि जो हक जिसकी तारीफ की बात नागर साहब कह रहे हैं, जो हक संजय यादव को मिला, क्या बिहार का कोई व्यक्ति संजय यादव से उस पार्टी में योग्य नहीं था जो राज्यसभा जा सकता था? चलिए, परिवार का कोई सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है, नागर साहब के लिए संजय यादव अच्छे व्यक्ति होंगे, हो सकते हैं, मैं उस पर ऐतराज भी नहीं जताता, को अच्छा लगते मैं उस पर ऐतराज भी नहीं जताता, लेकिन आरजेडी में तो बहुत बड़ा दरार पैदा कर दिया जिस बहन ने, क्योंकि बीच चुनाव भी इस चीज को लेकर के रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया था और बाकी लोग भी कर रहे थे, है ना? तो संजय यादव, मैं वही कह रहा हूं कि थोड़ा सा उस घटनाओं को याद करें जब किस प्रकार से तेज प्रताप का वीडियो वायरल किया गया था और उनको फंसाने का काम किया गया, और वीडियो वायरल करके चुनाव के ठीक पहले उनको घर से शुक्रिया, समय की कमी है फिलहाल। शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, मनीष पांडे जी, साथ में मधुरेश और विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में। आगे हम लोग बात करते रहेंगे बिहार की राजनीति पर। वक्त है अभी ब्रेक का। पड़ता है
उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे कि एसआईआर पर कैसी कैसी राजनीति हो रही है, क्योंकि बिहार के बाद केरल और पश्चिम बंगाल में एसआईआर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर करके वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का बड़ा अभियान चलाया हुआ है, लेकिन केरल में इसके विरोध में अजब गजब के तर्क गढ़े जा रहे हैं। पिछले दिनों केरल के कन्नूर जिले में एक बीएलओ के शव उनका अपने घर में लटका हुआ पाया गया। ये घटना ऐसे समय हुई जब राज्य में एसआईआर को लेकर राजनीति जमकर चल रही है। अनीश एक सरकारी स्कूल में 4th ग्रेड एम्प्लॉय थे। परिवार के लोग बताते हैं कि काम के बोझ के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो सत्तारूढ़ एलडीए और विपक्ष कांग्रेस और उनके सहयोगी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया। उनका आरोप है कि बीएलओ पर पड़े वर्कलोड यानी काम के दबाव के कारण इस तरह की घटना सामने आई, लेकिन जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि उन पर कोई दबाव ऐसा नहीं था। कोई विशेष लक्ष्य और समय सीमा उनके कार्य को लेकर था ही नहीं। जिला पुलिस को अभी तक कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। इस बीच इंडियन मुस्लिम लीग ने केरल में एसआईआर प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। वामपंथी सरकार भी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है, यानी ये दल किसी भी रूप में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं चाहते, ये बीजेपी कह रही है। अब सवाल यह कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर भ्रम की राजनीति जारी है। टीएमसी का दावा है कि 6 से ज्यादा लोगों ने नागरिकता खोने के डर से आत्महत्या कर ली, लेकिन ये तमाम आरोप राजनीतिक ही साबित हुए। बिहार में एसआईआर ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की शानदार उपलब्धि हासिल की। 65 लाख वोट कटे, लेकिन एक भी शिकायत किसी जेन्युइन वोटर के कटने की शिकायत कहीं से नहीं आई, यानी जीरो क्लेम। सवाल यह भी है कि वर्षों से मृतकों और जगह छोड़ चुके वोटरों का नाम हटाया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों ये घबराहट है? क्या कुछ इस मुद्दे पर सीपीएम के नेता ने कहा है, अनिल कुमार ने, उसको सुनिए। So the SIR, that is not for voting, that is not for election, that is for division of the people, make fear on the people, so that is inadmissible, that is not warranted in our political scenario, that is our position CPM already clarified. और बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी ने क्या कुछ एसआईआर को केरल में किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। Vote chori is their yell, then there is more than or more to it. So let the SIR do the clearing. So how do you see Bengal election result? That is where, more than Kerala, that is where it is going to effectively work to the truthfulness of the voting process, the adult franchise. So the opposition is questioning the election result in Bihar. They are saying that it is result of vote chori. It is their job. They have to now be looking at posing themselves in other such states where elections are impending. So that is their job. They will keep doing it. केरल से हमारी संवाददाता विन्या जुड़ गई हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। विन्या, ये घटना क्या है? क्योंकि अभी कोई सुसाइड नोट मिला नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो कह रहे हैं किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं, कोई टारगेट नहीं था, तो फिर क्या एसआईआर को टारगेट करने के लिए उनको इस मामले को जोड़ा जा रहा है क्या? ये जो बीएलओ का सुसाइड हुआ है, अनीश जॉर्ज है उनका नाम, उनका जो एन्यूमरेशन फॉर्म देना है उनके 80% काम उनका पूरा हो चुका है। जो ईआरओ ने बोला है कि उसको बस 50 एन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड करना है, बाकी उनका वो जो फॉर्म सारे दिया है बस फिल करके जो फॉर्म वापस लेके बस 50 फॉर्म उनको अपलोड करना है। तो उनको सुसाइड और ये जो एसआईआर के बीच में कोई संबंध नहीं है, इसे तो क्लियर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ईआरओ ने। इसमें बात ये है कि ये जो एरिया है, ये इसने सुसाइड किया वाला बीएलओ का एरिया है, वो सीपीएम का एकदम स्ट्रांग एरिया है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो कांग्रेस और बीजेपी का आरोप ये है कि वहां के सीपीएम का कार्यकर्ता ने इनको धमकियां दी,
इनको क्योंकि 2 दिन पहले इसने फील्ड विजिट पे गए थे, तब कांग्रेस का बूथ लेवल एजेंट उनके साथ थे जी। तो सीपीएम के कार्यकर्ता ने इनको पूछा क्यों ये कांग्रेस का बूथ लेवल एजेंट को साथ में लेके गए, तो बीएलओस को बीएलए को साथ में लेके जाना ही है, वो तो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है। तो उन लोगों ने इनको धमकियां दिया और उस दबाव की वजह से इसने सुसाइड किया है। और तीसरा बात यह है कि ये जो सीपीएम यहाँ के राज्य सरकार और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग, ये तीनों ने अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बात यह है कि उनको अभी एसआईआर रोकना है। ठीक है, ये खबर हमने दिखाई है, लेकिन आप एकदम बिल्कुल नई बात कह रही हैं कि शायद सीपीएम के लोकल लोगों ने भी उनको धमकाया और एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन इस मामले में अब सच सामने आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विन्या, जुड़ने के लिए इस खबर पर आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।